प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त की जारी। कहा, किसान कल्याण सरकार की है प्राथमिकता। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी होने पर प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, भाजपा के शासन में मिला फसलों का वाजिब दाम। भाजपा ने प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र किया जारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पार्टी ने 21 संकल्पों में सभी मुद्दों को किया शामिल। और निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की भी सभी राजनीतिक दलों के साथ पंचकुला में हुई बैठक। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा, ईवीएम से नहीं हो सकती छेड़छाड़। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। इसके तहत देश भर में 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। इस अवसर पर उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठन भी देश को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एनडीए सरकार देश के किसानों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। पिछले 10 सालों में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम किया गया। सरकार ने किसानों के लिए बीज, खाद और पशुपालन से लेकर आपदा से सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में 6 वर्ष पूर्व पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की और अब तक करीब 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजा गया है। सरकार ने बिचौलियों को हटाकर किसानों को उनका हक दिया। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है कि अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। कोई कटकी कंपनी नहीं, 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दुनिया में सबसे सस्ती डीएपी की बोरी दे रही है, जिसके उनकी जेब में पैसा बचा है। पिछले 1 दशक में भारत का दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर 24 करोड़ टन पहुंच गया है और देश प्रमुख दूध उत्पादन के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने मखाना बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कृषि निर्यात बढ़ा है। कई कृषि उत्पादों का निर्यात शुरू हुआ है और अब मखाने की बारी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। ये योजना खेती से जुड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों का दर्द जाना है। देश का कृषि बजट बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। खाद पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को खाद पर 1,95,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। सरकार ने अब तक एमएसपी पर रिकॉर्ड 20 लाख करोड़ रुपए की खरीद की है। कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना। आज जारी हुई 19वीं किश्त में प्रदेश के 16,38,000 किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए भेजे गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के किसानों की सुध नहीं ली, लेकिन आज किसानों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार कृषि को तकनीक के साथ जोड़कर इसे लाभकारी बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना देश की खुशहाली नहीं हो सकती। विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। देश का हमारा किसान नई तकनीक से जुड़े, उसको नई नई सुविधाएं मिले, अपने वो खेत की पैदावार को बढ़ा सके। आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले 9 सीजन के अंदर हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एमएसपी पर 100% खरीद कर रही है। पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 15,177 एकड़ भूमि पर 10,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी होने पर प्रदेश भर के किसान खुश हैं। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। आज किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है। कैथल के किसानों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा किसानों के हितों का ध्यान रखा है। आज फसलों का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का जी। ऐसे ऐसे नेता हम तो कहते हैं जी हर राज्य में मिले, हर देश में मिले, जिनकी इतनी सोच है, जो किसान को आगे लेके जा रहे हैं जी। जो आज दिन प्रतिदिन माने हर साल किसान उन्नति की तरफ जा रहे हैं जी। हर फसल में समर्थन मूल्य में जो दे रहे हैं बढ़ा के, हर कोई दिक्कत नहीं किसान को जी। और हमें बड़ा गर्व है कि किसानों के लिए खाद, बीज, दवाई, किराया के लिए बहुत काम आ जाते हैं जी। आजकल पैसा भी नहीं होता, ये समय पे काम आ जाता है और इससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है इससे भी जी। किसानों के लिए जो सहयोग राशि है वो एक ऐसी चमत्कारी राशि बन के सामने आती है, क्योंकि जब हमारा गरीब किसान जो बहुत सी चीजें नहीं ले पाता और जब सरकार की तरफ से ऐसी सहयोग राशि उनके खाते में जाती है तो एक बड़ा सहयोग उनको मिलता है, जिससे उनकी खाद, दवाइयां और खेती पे आने वाले खर्च में उनको काफी सहयोग मिलता है। जींद जिले के किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके तहत मिलने वाली राशि से वो खाद, बीज व कीटनाशक आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आज फसल बेचने पर समय पर पैसा मिल रहा है और बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19वीं किश्त डाली है, उससे हम हमारी जो कृषि की खेती बाड़ी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। दवाई ले आते हैं, खाद बीज ले लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई है नरेंद्र मोदी जी ने और आगे भविष्य में हम इसी प्रधानमंत्री को चाहते हैं। आज मेरे खाते में 19वीं किश्त जारी हुई है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये खेती के बारे में जो भी हमारे को जरूरतमंद चीज़ है हम उसमें ये इस स्कीम की यूज करते हैं, उसको हमें लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया तरीके से ये यूज करते हैं। मेरे खाते में आज किसान निधि प्रधानमंत्री की जो पैसे डाले हैं वो किस्त आ चुकी है। 19वीं किस्त डली है। 19 की 19 किस्त मेरे खाते में एडजस्ट कंटिन्यू हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने खेत के अंदर धान की सीधी बिजाई करता हूँ। 19 की साल में शुरू करी थी, मैंने कंटिन्यू लगातार मैं करता रहा हूँ। जो गवर्नमेंट की स्कीम है 4,000 रुपये किला।
उधर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी के अवसर पर नारनौल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में 92,714 किसानों को 18.5 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। जब से देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, किसानों को उनका हक मिलने लगा है। किसानों को खाद पर सब्सिडी के साथ साथ फसलों के उचित दाम भी मिल रहे हैं। कांग्रेस के शासन में किसानों की अनदेखी होती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में किसान खुशहाल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से शपथ ली है बतौर प्रधानमंत्री की, ये किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से हर साल 6,000 रुपया प्रति किसान पैसा दिया जाता है। यहाँ का किसान बहुत समझदार है, इनकी अपनी सरकार है। किसानों को जो अलग से बेनिफिट दिया है इस बीजेपी की सरकार ने ही दिया है, चाहे वो रेट एमएसपी पर हर फसल का लेना हो। यही 10 साल पहले जब हम यहाँ आते थे, कांग्रेस की सरकार में भी हमारे पास हम मंत्री थे, क्या रेट था गेहूं का, बाजरे का, चने का, सरसों का। आज इनके रेट देखो, 2 लाख करोड़ से ज्यादा तो हम खाद सब्सिडी देते हैं। बीमे के नाम से या दूसरे नुकसान से सीधा पैसा इनको मिलता है। वहीं लाभार्थी किसानों ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि से उन्हें काफी आर्थिक मदद मिलती है। भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलने लगा है। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है, तो सभी किसानों को बहुत खुशी है। और एमएसपी दाम पर सरकार ये अन्न खरीद रही है, तो बहुत बढ़िया। किसान के लिए बहुत बड़े फायदेमंद चीज है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो डायरेक्ट बीडीपी स्कीम शुरू की थी, बहुत बढ़िया स्कीम, जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आता है। और ये सरकार बीजेपी सरकार किसानी तेजी है, न की विरोधी। ये बीजेपी सरकार आने पर हमें बहुत बढ़िया रेट मिलती है और हम इस चीज से बहुत खाद बीज की कोई कमी नहीं रहती है, बहुत खुश हैं इस चीज। 2014 बाद जब बीजेपी बनी है तो खटोटी गांव में 14 से पहले पानी की बूंद नहीं थी, और अब पानी लबालब भरा है। पानी खेत के लिए भी, घर के लिए भी, पशुओं के लिए भी। किसान और मजदूर बराबर खुशी है, क्योंकि किसानों को जो प्रधानमंत्री है ना, जो किस्त मिलती है वो भी मिलती है, सब्सिडी खाद में बरकरार चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने 21 संकल्प शामिल किए हैं, जिसमें शहरों की सरकार के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। चुनाव वाले नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका का अलग से भी संकल्प पत्र जारी किया गया है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि पार्टी ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों को संकल्प पत्र में शामिल किया है। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किए गए संकल्प एक एक कर पूरे किए जा रहे हैं, उसी प्रकार स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए संकल्पों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र पर भी कटाक्ष किया। सरकार का, ये मोदी की सरकार का, ये ट्रिपल इंजन सरकार की इस संकल्प पत्र को पूरा करने की हमारी गारंटी है। जैसा हमने पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव थे, उस चुनाव के अंदर भी हमने 240 अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ वायदा किया था, और मुझे खुशी है उनमें से हमने 18 वायदे पूरे कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये हमारी आत्मा है, और हम इसे भगवान के रूप में पूछते हैं। ये पूरा करना, ये मेरी सरकार की गारंटी है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। हम इसको पूरा करेंगे। वो कुछ भी बोले, क्योंकि उनका अपना अधिकार है, और जिस प्रकार का भेदभाव उनकी सरकार के अंदर होता था, एक क्षेत्र का विकास हो गया, एक क्षेत्र विकास से वंचित रह गया। भाजपा के इस संकल्प पत्र में वायदा किया गया है कि सभी स्थानीय निकाय शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की जाएगी। रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा।
पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। सभी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण व शहरों में 20 वर्ष से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देने और नगर निगम की सीमा के अंदर आने वाले गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स का सरलीकरण करने सहित अनेक संकल्पों का वायदा किया गया है। उधर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कल कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। गुरुग्राम के कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के मतदाताओं से निकाय चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देते हुए विजय बनाने की अपील की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव, प्रभारी करण दलाल सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता कांग्रेस का मेयर वे अलग से पार्षद चुनकर सदन में भेजे। गुरुग्राम के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र स्थानीय मुद्दों, समस्याओं पर आधारित है। 10 साल से भाजपा की सरकार के शासन में गुरुग्राम में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई जिनके वायदे करके भाजपा सत्ता में आई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पंचकूला के सेक्टर 17 स्थित आयोग के मुख्यालय में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की अध्यक्षता में आयोग की बैठक हुई। बाद में राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर संबंधित राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता को सही से लागू करने और चुनाव को पारदर्शी, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से करवाने में सहयोग के लिए अनुरोध किया है। मुख्यतः भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोक दल के प्रतिनिधि आज की बैठक में शामिल हुए हैं। उनसे आचार संहिता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनके साथ उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए और शहर को गंदा ना करें। जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 17C को लेके कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के मामले पर राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि आज भी ईवीएम की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई गई है। सभी को बताया गया कि ये M2M ईवीएम है, इसमें बाहर के नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा कनेक्शन नहीं है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आज इसके बारे में किसी के द्वारा भी आपत्ति नहीं जताई गई है। फरीदाबाद में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की रिकॉर्ड भीड़ और कलाकारों के समागम की दृष्टि से सूरजकुंड मेले को शिल्प और कला का महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेला केवल सामान बेचने का माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ हरियाणा के साथ साथ देश और दुनिया की समृद्ध संस्कृति, खान पान और परिधान देखने को मिलते हैं। यहाँ आकर हमें मिनी भारत के दर्शन होते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश की शान और हरियाणा की पहचान बन चुका है। ये मेला विकसित भारत की संकल्पना में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 में पहली बार सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हुए 20 देशों में इसमें भागीदारी की थी। अब उनकी संख्या 44 हो चुकी है। सूरजकुंड शिल्प मेला और कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान कर रहे हैं। या हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, 20 कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हुए थे। यह अंतर्राष्ट्रीय मेला बन गया था। हम अपने प्रदेश की संस्कृति, प्रदेश का विचार न केवल अपने प्रदेश तक रखना चाहते हैं, बल्कि दुनिया के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। या कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो, उसमें भी दर्जनों विदेशों के लोग आकर भागीदार होते हैं। अपने देश के प्रदेश तो सब शामिल होते ही हैं। हर बार किसी न किसी एक कंट्री को अथवा कंट्री समूह को
हम अपना पार्टनर बनाते हैं। जैसा बताया, लाखों लोगों का फुटफॉल हुआ है, लेकिन 20 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती परिवारों की गई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड का शिल्प मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है। विगत वर्ष मेले में 13 लाख पर्यटक आए थे और वर्ष 2025 में पर्यटकों की संख्या 18 लाख पहुंच गई है। विभिन्न देशों की संस्कृति और हरियाणा की विरासत का ये मेला अनूठा संगम है। मेले के सफल आयोजन पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हरियाणा रागिनी भी सुनाई। जो 18 लाख हुआ है, फुटफॉल हुआ है, उसके लिए बड़ी मेहनत की। गांव-गांव जाकर के जिन लोगों ने 38 साल में कभी मेले में नहीं आए थे, कभी उन्होंने मेला नहीं देखा था, 38 साल में बहुत सारे ऐसे विजिटर्स रहे हैं, ऐसे दर्शक रहे जिन्होंने कभी मेले में नहीं आए थे, उन्होंने पहली दफा ये मेला देख करके खुशी जाहिर की है। और इसका गुरुग्राम के कादरपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 22 फरवरी को भव्य तरीके से समापन हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं सीआरपीएफ के महानिदेशक जेपी सिंह विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। तकरीबन 15 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों के पुलिस कमांडो व सैनिक बलों के 250 जवानों ने भाग लिया। इस स्पर्धा की शुरुआत गत 8 फरवरी को हुई थी। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम पहले, बीएसएफ की टीम दूसरे, जबकि आईटीबीपी की टीम तीसरे स्थान पर रही। विजेताओं को मुख्य अतिथि ने पदक व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आईबी के निदेशक तपन कुमार ने कहा कि हमारे कमांडो अपने कौशल व कठिन परिश्रम से देश के सामने आने वाली हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता की सफलता न केवल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करती है। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सीआरपीएफ और ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड का धन्यवाद करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। है जब हम नागरिकों के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना चुनौती का स्वीकार करते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। देश का कवच, नागरिक का कवच, देश की प्रगति का कवच। हमारे कमांडो दस्ते अपने कौशल, कर्तव्यशीलता और दृढ़ निश्चय से देश के सामने मौजूद हर एक चुनौती का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस तरह की स्पर्धाएं न केवल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें मानसिक रूप से भी सबल करती है। सीआरपीएफ के महानिदेशक डीपी सिंह ने कहा कि करीब 15 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता से प्रतिभागी कमांडो को काफी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं विजेता टीम के जवानों ने खुशी जाहिर करते हुए इस प्रतियोगिता को प्रेरणादायक बताया। सभी प्रतिभागियों को कठोर मेहनत और जज्बे के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस स्पर्धा के आयोजन में विभिन्न केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस जज और अंपायरों का भी विशेष योगदान रहा है। इसमें डीआईजी रैंक से लेकर डीएसपी सहायक, कमांडेंट रैंक तक के अधिकारी उपस्थित रहे। मैं इन अधिकारियों को अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पलवल में आज इनेलो नेता एवं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सतपाल देशवाल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी का दामन थामा। भाजपा कार्यालय में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने उनको पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। बाद में गौरव गौतम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा पार्टी की नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर इनेलो नेता सतपाल देशवाल भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके भाजपा में आने से पार्टी और मजबूत होगी। पलवल में भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिले में भय का माहौल बनाया था, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद नकारात्मक राजनीति का दौर समाप्त हो रहा है। देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को नकार दिया है। पार्टी के इस परिवार में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में
हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए अच्छा काम, पलवल के विकास के लिए, पलवल कैसे आगे बढ़ सकता है, जो उनका अनुभव रहा है राजनीतिक पार्टी में काम करने का, उसका अनुभव का फायदा हमें मिलेगा। सामाजिक समरसता के साथ हम पलवल को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें हमारा सहयोग करेंगे। मैं विधिवत रूप से इनका आज हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने आज उनको पार्टी ज्वाइन कराई है और जो इनकी ताकत है वो हमको मिलेगी। वहीं युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल जिला सचिवालय में निदेशालय कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा द्वारा आयोजित डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस ट्रेनिंग योजना से ITI करने वाले बच्चों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में अब और कुशल बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई है। युवाओं के हाथों में हुनर पैदा होने पर वह प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार हिसार का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हिसार पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हिसार की जनता में खासा उत्साह है। यहां की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। सभी 21 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने शहर में अनेक विकास कार्य करवाए हैं और जल्द ही इस हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होंगी। शहर में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहने दी जाएगी और यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और जिस प्रकार का जोश और उत्साह आज हिसार में देखने को मिला है, हिसार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले इस 2 मार्च के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट होगी और 21 के 21 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी खिले। काम बीजेपी ने किए हैं और बीजेपी करेगी और बहुत जल्दी आने वाले समय में उधर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बवानीखेड़ा में नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुंदर अत्री के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि हम 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाकर विश्व गुरु बनाने का संकल्प ले चुके हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वालों को ये तक नहीं पता कि विकास पैसे से होता है। कांग्रेस के नेता केवल लूटना व जेब काटना जानते थे। लक्ष्मी कभी हाथी, चश्मे या झाड़ू पर नहीं बल्कि कमल पर बैठकर आती है। हर आदमी की प्रत्येक समस्या का समाधान कमल है। चैलेंज चुनौतियां करती हैं, देती हैं, लक्ष्य रख दिया और ये रख दिया आपकी बदौलत कि 2047 तक जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। ये हमारा संकल्प है। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तैयार है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और रियाद में सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिसमें द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन बैठकों से भारत में होने वाले आगामी सम्मेलन को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं के बीच
समन्वय स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने इन बैठकों को सार्थक बताया। We had wonderful discussions and we could extend the invite that our Honorable Minister has given to the Minister for Media here in Saudi Arabia, and we are very hopeful of the participation of a good Saudi delegation to WAVES, the World Audio Visual and Entertainment Summit. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।